हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आलम सक्सेस गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 का एसएसटी का टॉपिक रूरल लाइफ एंड सोसाइटीज़, इकोनॉमिक डिक्लाइन, अर्थव्यवस्था में गिरावट, अंग्रेजों ने भारत की निर्वाह कृषि को वाणिज्यिक कृषि में बदल दिया, कृषि और कुटीर और हथकरघा उद्योगों को नष्ट कर दिया, अंग्रेज उच्च भूमि राजस्व मांगों को भी लागू किया जिसने किसानों को गरीब बना दिया। ग्रामीण गरीबी यानी कि रूरल पॉवर्टी, ब्रिटिश शासन ने भारतीय गांवों में अभूतपूर्व गरीबी पैदा कर दी। वहीं किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया। अवैध बकाया और जबरन श्रम यानी कि मजदूरी भी कराई गई। हम इसमें कुछ इसके एक्स्ट्रा सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसीज़। कुछ एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ थी जो कि ब्रिटिश पीरियड में लाई गई थी। इजारदारी सिस्टम जो कि बिहार बंगाल में फोकस थी, बिहार बंगाल में मेनली ये फोकस थी। और परमानेंट सेटलमेंट था जो कि बंगाल और बिहार में मेनली फोकस था। दूसरा महलवाड़ी सिस्टम था जो कि पंजाब में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में इसका ज़्यादा ध्यान, वहाँ पर इसको प्रयोग किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि मद्रास और बॉम्बे में ही इसको लागू किया गया था। इसके अलावा हम इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, पीजेंट्स के जो रिवोल्ट्स हुए थे, जो किसानों ने विद्रोह किए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इंडिगो की केस स्टडी भी कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि ये खेती से जुड़े हुए कितने और अलग अलग विद्रोह या रिवोल्ट्स हुए थे। द विलेजेस फॉर्म एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। गांव हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, क्योंकि यहीं से हमारी कई ज़रूरतें पूरी होती हैं। यहीं से हमारा खाना आता है, हमारी नीड्स पूरी होती हैं। और खेती की प्रणाली सदियों से विकसित हुई हैं। इस प्रणाली में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि ब्रिटिश काल के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने किसानों को एक से अधिक अवसरों पर विद्रोह में उठने के लिए प्रेरित किया। उपनिवेश कृषि नीतियाँ। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसी जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ये क्या होती हैं कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसीज। इन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आई थी। इसकी पहली रुचि लाभ और पैसा कमाना था और लोगों का कल्याण कम से कम इसके बारे में सोचा गया था। यानी कि लोगों की भलाई के बारे में तो सोचा ही नहीं गया था, या लास्ट में उसको देखा गया। इसके अधिकारी अभी भी लालची थे। इसके जो ऑफिसर्स थे वो क्या थे? ग्रीडी थे, लालची थे जो अपने व्यक्तिगत धन के लिए काम करते थे और लोगों का कल्याण इनके दिमाग में आखिरी बात हुआ करती थी। यानी कि लोगों का भलाई करेंगे, ये एक लास्ट थिंग होती थी। ये लास्ट में सोचते थे कि किसी का हम भलाई करेंगे, पहले ही अपनी जेब भरने के बारे में सोचते थे। उसके बाद इस लालच ने उन्हें भारत के सभी पहलुओं का शोषण करने के लिए प्रेरित किया। और इसी लालच ने, इसी ग्रीड ने इंडिया के बहुत सारे जो लोग थे, इनका शोषण किया गया इसी लालच की वजह से। इस लालच ने उन्हें भारत के सभी पहलुओं का शोषण करने के लिए प्रेरित किया। अब वो सभी पहलू क्या थे? वो पहलू थे प्रोफेशनली और सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल। इन सभी लेवल पे एक्सप्लॉइट हुआ इंडियंस का रूलर्स वे ऑफ लाइफ टू। इसका हमारे ग्रामीण जीवन के तरीके पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। मुस्लिम इन्वेजन्स स्टार्टेड इन मिडाइवल पीरियड। राजनीतिक जीवन में बहुत उथल पुथल देखी गई, लेकिन ग्रामीण जीवन पे इसका शायद ही कोई व्यापक प्रभाव पड़ा हो। A village remained a self-sufficient unit, meeting all its needs of food, employment, industry within it. यानी गांव के अंदर ये सभी चीज़ें पूरी हो रही थी। आगे एक गांव अपने भीतर रोजगार और उद्योगों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली एक आत्मनिर्भर इकाई बना रहा। किसानों का अपनी भूमि पर अधिकार था और उन्हें राजस्व के रूप में अपनी उपज का केवल एक हिस्सा ही देना पड़ता था। जब भी सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती थी तो यह राजस्व भी या तो कम हो जाता था या माफ कर दिया जाता था। गांव के लोग देश में राजनीतिक विकास या प्रशासकों के परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। वास्तव में पिछले शासकों के पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं थे।
On the other hand, the company had resource to exploit all regions. दूसरी ओर कंपनी के पास सभी क्षेत्रों का दोहन करने के लिए संसाधन थे, चाहे विशाल मैदान, पठार या पहाड़ियां। उन्होंने ग्रामीण जीवन पर भी बहुत प्रभाव डाला। आइए देखते हैं कैसे। क्रमशः 1757 से लेकर 1764 में लड़ी गई प्लासी और बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने कठपुतली शासकों को स्थापित किया और मुगल सम्राट को 1765 ईस्वी के बंगाल की दीवानी अधिकार देने के लिए मजबूर किया। इसके साथ यह राज्य का मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गया। इससे ग्रामीण जीवन पर बड़ा असर देखने को मिला। दीवानी अधिकार प्राप्त करने के पीछे कंपनी के दो मुख्य हित थे, यानी कि दो कारण थे। कंपनी ऐसा क्यों चाहती थी कि उसको राजस्व का अधिकार मिल जाए। कंपनी को चलाने के लिए राजस्व प्राप्त करना और कृषि उत्पादों को प्राप्त करना जिसे वह यूरोप में बेच सकती थी। इससे पहले कंपनी कच्चे माल को खरीदने के लिए यूरोप से सोना आयात करती थी, सोना मंगाया करती थी विदेश से, लेकिन अब वह जमीन से अर्जित राजस्व के साथ उन्हें खरीद सकती थी। यानी कि अब यहाँ पर इंडिया में ही उनको रिसोर्स और रेवेन्यू मिल जाता था। अब उनको बाहर से अपने देश से सोना लाकर यहाँ पे सामान को खरीदना नहीं पड़ता था। 5 साल में यह पहले की तुलना में 2 गुना कच्चा माल खरीदने में सफल रही थी। टू रेगुलेट द रेवेन्यू, राजस्व को विनियमित करने के लिए इससे कृषि नीति को तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से 1859 तक इस अवधि के दौरान राजस्व प्रणाली शामिल थे। वे थे इजारदारी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली। अब इसमें हम जो पहला पढ़ने वाले हैं इजारदारी सिस्टम, यानी कि इजारदारी प्रणाली, जो बंगाल और बिहार पर फोकस थी। जब बंगाल को व्हेन द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स जब कंपनी को 1765 में दीवानी का अधिकार मिल गया तो इजारदारी प्रणाली लागू की गई। चूंकि कंपनी को ग्रामीण इलाकों का अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसी प्रणाली को जारी रहने दिया। इसलिए जब तक उसे अच्छी मात्रा में राजस्व मिल रहा था, इस व्यवस्था के तहत राजस्व अधिकारी किसानों से भू राजस्व वसूल कर उसमें से 10% कमीशन के रूप में काटकर शेष राशि राजकोष में जमा कर देते थे। अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग करते हुए कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि किसान नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करें और अपनी उपज उसे बेचें। चूंकि कृषि को अवसर अनियमित वर्षा या सूखे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए राजस्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसके अलावा यह कृषि पर कोई ऐसा निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसका राजस्व डूब गया। फिर भी यह सुंदर था। इससे पहले कंपनी उत्पादों के भुगतान के लिए इंग्लैंड से निर्भर सोने का आयात करती थी, लेकिन अब यह आज भी काफ़ी हद तक हासिल कर सकती है। इसे जो राजस्व मिल रहा था उससे कृषि उत्पादन, इसके अलावा 5 साल के समय में यह कृषि उत्पादों का लगभग 2 गुना खरीद रहा था। 18वीं शताब्दी में खेती मानसून पर बहुत निर्भर थी। यह आज भी काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है। However, this system was proving harmful to the farmers because हालांकि यह प्रणाली किसानों के लिए हानिकारक साबित हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपना माल कंपनी को बहुत सस्ती दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई। कई किसानों ने अपने खेतों को छोड़ दिया क्योंकि अधिकांश कृषि उत्पादों का अधिग्रहण कंपनी द्वारा किया जा रहा था। इसलिए कारीगरों ने भी अपनी नौकरियां खो दी, क्योंकि उन्हें कच्चा माल प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, जैसा कि वह पर्याप्त नहीं था। यूरोप से मशीन से बने सामान की गुणवत्ता बेहतर थी और सस्ता बेचा गया था, क्योंकि वहाँ से बने हुए सामान सस्ते होते थे और अच्छी क्वालिटी के होते थे। इसलिए कारीगरों को अपने सामान के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। इस समय था कि बंगाल में एक दयनीय अकाल पड़ा। किसानों को कुछ राहत देने की जरूरत थी, इसलिए इस इजारदारी बंदोबस्त यानी इजारदारी सिस्टम की व्यवस्था तैयार की गई। परमानेंट सेटलमेंट।
भू राजस्व की यह व्यवस्था 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में लागू की गई। इसके तहत छोटे शासकों को जमींदार बनाया गया था और उन्हें कंपनी को भुगतान करने वाले राजस्व की राशि स्थायी आधार पर तय की गई थी। कंपनी ने सोचा कि जैसे जैसे राजस्व तय होगा, जमींदार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि में निवेश करेंगे, जबकि उन्हें कंपनी को केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। इससे कंपनी की जो आय थी वो नियमित प्रवाह की सुनिश्चित हो गई, यानी कि कंपनी को लगातार कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब उसे सीमित संख्या में ही जमींदारों से निपटना होगा। हालांकि however this system complicated the problems further. हालांकि इस प्रणाली ने समस्या को और जटिल बना दिया। जमींदारों ने भूमि में निवेश नहीं किया और किसानों से बहुत अधिक किराया तय किया। यदि किसान भुगतान करने में विफल रहे तो उन्हें बेदखल किया जा सकता था और जमीन किसी और को दी जा सकती थी। अपनी जमीन को बचाने के लिए किसानों को अक्सर गांव के बैंकर से टैक्स ऋण लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था या लोन लेने के लिए मजबूर किया जाता था, जो ब्याज की अत्यधिक दरों पर शुल्क लेते थे, यानी कि ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे वो। इससे उनके लिए बड़ा दुख हुआ। अब किसान ब्याज का पैसा भी ले और फिर उसको एक राजस्व का, यानी कि उसको एक रेवेन्यू भी देना है, जबकि किसान पीड़ित थे और अभी भूमिहीन हो गए। जमींदारों का एक नया सामाजिक वर्ग उभरा, यानी कि बहुत सारे जमींदार ऐसे आए जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हो गई। किसान के पास ज़मीन पे बोने लायक उसके पास पैसा नहीं बचा, सामाजिक वर्ग उभरा। ये जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए। बाद में इस प्रणाली को उड़ीसा, मद्रास और बनारस के कुछ हिस्सों तक बढ़ा दिया गया। 1955 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को अंततः समाप्त कर दिया गया। लास्ट में द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वॉज फाइनली अबॉलिश्ड। गवर्नमेंट इंडिया जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में ये परमानेंट सेटलमेंट को एबॉलिश कर। हम तीसरा नंबर के एग्रीगेरियन पॉलिसी देखेंगे, महलवाड़ी सिस्टम, जो कि पंजाब, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे फोकस थी। महलवाड़ी सिस्टम स्थायी निपटान प्रणाली राजस्व में वृद्धि नहीं कर रही थी, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें राजस्व नहीं बढ़ रहा था। इसलिए कंपनी ने एक और प्रणाली के बारे में सोचा, इसे महलवाड़ी प्रणाली कहा जाता है। और यह 1822 में इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि जो वेस्टर्न यूपी है, इस वेस्टर्न यूपी में इसको मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में इसको लाया गया। इस प्रणाली के तहत भूमि का स्वामित्व महल नामक राजस्व संपत्ति में निहित होता था। इसमें एक या अधिक गांव शामिल हो सकते थे, यानी कि महल नाम से एक गांव, 5-6 गांवों का एक ग्रुप हुआ करता था और इनको राजस्व देना हुआ करता था। और इन्हीं 5-6 गांवों के जो ग्रुप हुआ करते थे इनको महल कहा जाता था, इसलिए इसका नाम महलवाड़ी सिस्टम पड़ गया। इसके तहत कलेक्टर के प्रतिनिधि महल से महल गए और प्रत्येक भूखंड का निरीक्षण किया और पूरे महल के कुल राजस्व निर्धारित कर दिए। यानी कि वो गांव-गांव जाकर 10-15 गांवों का जो ग्रुप हुआ करता था, गांव-गांव जाकर उन्होंने किसानों की ज़मीन देखकर टैक्स देने के लिए उनको फिक्स कर दिया कि इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। महल यानी कि एक गांव का जो ग्रुप होता था उसे महल कहा गया। स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के विपरीत राजस्व की दरों को समय समय पर बढ़ाया जा सकता था। राजस्व की जो दर होती थी उनको अक्सर मनमाने ढंग से बढ़ाई जा सकती थी, उनको बढ़ा दिया जाता था टैक्सेस को। नेक्स्ट नंबर 4 और लास्ट वाला पढ़ते हैं। चौथा एग्रीगेरियन पॉलिसीज पढ़ते हैं हम, रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि मद्रास और बॉम्बे में फोकस था। दक्षिण में यानी कि साउथ में इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया। दक्षिण में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में सुधार के लिए, जो कि दक्षिण में भी परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, तो वहाँ पर सुधार करने के लिए उसमें रैयतवाड़ी प्रणाली यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करी गई। इसके तहत एक रैयत यानी किसान को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि रैयत का मतलब होता है कि जो किसान है उसको रैयत बोला गया है। अब एक रैयत यानी कि एक किसान, उसके व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व का भुगतान करना आवश्यक था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दक्षिण में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे,
क्योंकि दक्षिण में साउथ इंडिया की तरफ कोई भी जमींदार नहीं होते थे, इसलिए हर एक किसान को ही मालिक बना दिया गया और रैयत कहा गया उन्हें कि वो डायरेक्ट अब ये पैसा सरकार के खाते में जमा करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया। किसानों को भू राजस्व सीधे राजकोष में जमा करना आवश्यक था। हालांकि द रेट ऑफ रेवेन्यू हालांकि राजस्व की जो दर थी कुल उपज का 50% जितनी अधिक थी, 50% से के बराबर हुआ करती थी टैक्स। यानी कि अगर आपने 100 रुपये कमाया है तो 50 रुपये आपको देना पड़ता था, यानी 50%। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का अनाज उगाया तो 50 रुपये का अनाज आपको सरकार के खाते में देना पड़ेगा। यदि कोई किसान राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है, यानी कि वो नहीं दे पाता है, तो उसकी ज़मीन को उससे छीन लिया जाता था। कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पर? जो कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिशर्स की जो एग्रीगेरियन पॉलिसीज थी, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? औपनिवेशिक कृषि नीति का प्रभाव। औपनिवेशिक कृषि नीति किसानों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, और इसलिए पूरे ग्रामीण जीवन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उनका अध्ययन हम नीचे कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट है, जैसे while the rate of the revenue were increased from time to time, जबकि समय समय पर राजस्व की जो दरें होती थी यानी कि रेट ऑफ रेवेन्यू वो वृद्धि की गई थी। कृषि में सुधार या सिंचाई और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। किसानों को पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता था। मानसून की विफलता सूखे और अकाल को जन्म देती है। इस अवधि के दौरान कुछ सबसे खराब अकाल, यानी अकाल का मतलब समझते हो ना आप, जब मौसम खराब हो और फसल ना उगे तो भुखमरी के हालात आ जाती हैं, अनाज नहीं होता है लोगों के पास खाने के लिए, तो वो अकाल की स्थिति होती है। इस अकाल के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जो बच गए वो जमींदार और कंपनियों के अधिकारियों के हाथों बहुत ज़्यादा सताए गए। दूसरा, ड्यू टू द हाई रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा, उसका रेट बहुत हाई था। भू राजस्व की जो दरें थी बहुत उच्च होने के कारण किसानों को अल्प आय के साथ छोड़ दिया गया था, इसलिए वे भूमि या खेती के उपकरणों में निवेश करने में असमर्थ थे। इसके अलावा उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्याज की उच्च दरों पर गांव के साहूकार से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसने किसानों को एक दुष्चक्र में डाल दिया जहां से कोई बचाव या राहत नहीं था। यानी कि इसमें किसान ऐसा उलझ गया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप साहूकार से ऋण लो, फिर ऋण लेकर आप फिर उसको ब्याज चुकाओ, और ब्याज ना चुकाओ तो फिर आप अपनी ज़मीन को खो दो। इस तरीके से एक चक्र सा बन गया था कि नहीं दिए तो ज़मीन गई, और अगर आपको खेती करनी है तो आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आप लोन से लो, यानी कि लोन लेना ही पड़ेगा। लोन लोगे तो आपको बड़ी ब्याज देना ही पड़ेगा, ब्याज नहीं दे पाते हो बड़ा तो आपको ज़मीन से हाथ धोना ही पड़ेगा। यानी कि ये एकदम बुरा हाल था किसानों का उस टाइम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैनी जमींदार्स हैड लार्ज एरिया टू कल्टिवेट एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। कई जमींदारों के पास खेती करने के लिए भू राजस्व एकत्र करने के बड़े क्षेत्र थे, इसलिए उन्होंने अन्य लोगों को उनके खेती करने या भू राजस्व एकत्र करने के लिए नियुक्त किया। इससे बिचौलियों का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। बिचौलिया का मतलब है कि जो मिडल मैन होते थे, मिडल मैन सामने आए जो कि बीच में काम किया करते थे, जमींदारों की हेल्प करते थे। इससे बिचौलियों का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। उन्होंने भू जो स्वामी होते थे किसानों का शोषण किया, उन्हें कंगाल बना दिया और अंत में उनकी ज़मीनें छीन ली इन मिडलमैन्स ने। फिर उन्होंने भूमिहीन किसानों को उसी भूमि पर खेती करने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार किसानों को अकथनीय दुख का सामना करना पड़ा। पहले लोगों को लोन दिया गया, लोन ना चुकाने पर उनकी ज़मीनें छीन ली गई और फिर उसी ज़मीन पर उनसे मजदूरी भी करवाई गई। इस तरीके के सिचुएशन। द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग डिक्रीज विद द डेथ ऑफ द पीजेंट। डेथ ऑफ द पीजेंट यानी कि जो किसान की मौत हो जाने पर उसका जो ज़मीन का मालिकाना हक होता था, एक किसान की मृत्यु के साथ जो ज़मीन का जोत का आकार होता था वो कम हो जाता था, क्योंकि भूमि उसके बेटों के बीच विभाजित हो जाती थी। अब एक बहुत बड़ी ज़मीन है और फिर जब वो किसान की मौत हो जाती है तो वो ज़मीन कई टुकड़ों में बंट जाती है, तो भूमि उसके बेटों के बीच विभाजित होने से उसका आकार बहुत कम हो जाता था। ये छोटी ज़मीनें किसी किसान के परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकती थी, इसलिए उनमें से कई को जमींदार की भूमि पर दैनिक मजदूरी पर
काम करना पड़ता था क्योंकि भाई किसान, अब खेत बहुत छोटा है, बच्चे ज़्यादा हैं, अब उसका बंटवारा कर दिया गया है, तो अब ज़मीन पर खेती तो हो नहीं सकती है छोटी छोटी ज़मीन पर। तो ऐसे में किसानों को जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता था। जमींदार्स द जमींदार्स वर एबल टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड। जमींदार किसानों का शोषण करके अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम हो गए थे, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन छीन लेते थे किसानों की। उनको ऐसी स्थिति में डालकर वे कंपनी के प्रति वफादार थे, इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त किया। उन्होंने भूमि को और किसानों की अपेक्षा की और सारा धन जितना हो सके उतना धन इकट्ठा करने पर केंद्रित कर दिया। ये जमींदार 1857 के विद्रोह के दौरान भी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। अर्लियर द पीजेंट डिड नॉट वर्क इन देयर फ्री टाइम। पहले किसान अपने खाली समय में अन्य काम करते थे। कुछ ने कपड़े, टोकरी की रस्सी जैसे घरेलू सामान बनाए, जबकि अन्य ने कुल्हाड़ी और हल जैसे औजार बनाए। इस प्रकार एक ही व्यक्ति ने किसान और शिल्पकार दोनों के रूप में काम किया। कंपनी ने मशीन से बने सामान जो उनको दिखाए या वो लाए, उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कीमत बहुत ही कम थे। इससे कारीगर बेरोजगार हो गए, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ गया, जो पहले से ही अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण समस्याओं का सामना कर रहा था। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े झटके की तरह था। दिस वॉज लाइक ए मैसिव ब्लो टू द रूरल इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप। वाणिज्यिक फसलों की वृद्धि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो मुख्य उद्देश्यों के लिए दीवानी अधिकार हासिल किया था। भूमि राजस्व प्राप्त करने के लिए उनका 2 मेन पर्पस था। एक तो लैंड रेवेन्यू हासिल करना था, दूसरा क्या था कि यूरोप में सामान को बेचना, जिसका उपयोग यूरोप से अपने कारखानों के लिए कृषि कच्चे माल प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। यूरोपीय कारखानों में इन कच्चे माल से बने सामान सस्ते और बेहतर थे, फिर भी उन्होंने कंपनी को बहुत अधिक लाभ कमाया। भू राजस्व भूमि के एक टुकड़े से कुल उपज पर तय किया गया था। क्योंकि खाद्यान्न इतना महंगा नहीं था, इसलिए राजस्व की दरें कम थी। अपने कारखानों के लिए अधिक राजस्व और कच्चे माल प्राप्त करने के लिए दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने किसानों को नकदी फसल जैसे कि नील, जूट, तिलहन, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वो सभी चीज़ें हैं, जैसे चाय, to serve the double purpose of the getting more revenue raw material from the factories they encourage. क्योंकि खाद्यान्न उतना महंगा नहीं था, इसलिए राजस्व की दरें कमी थी। किसानों को अपने कारखानों के लिए अधिक राजस्व और कच्चे माल प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने किसानों को कैश क्रॉप जिसे हम कहते हैं कि नकदी फसलों को बोने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया कि भाई आप इसे भी बो, आपका फ़ायदा होगा, आपके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, इससे आपकी कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई आप इसमें इंडिगो नील की खेती करिए, जूट की खेती करिए, ऑयल सीड यानी कि तिलहन की खेती करिए, गन्ना, शुगरकेन की, चाय की, कॉफ़ी की, कपास की और अफीम की खेती करिए, इससे आपके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। नकदी फसलों को क्षेत्र विशिष्ट बनाया गया। उदाहरण के लिए जूट, अब देखो जो नकदी फसल होती है ना, उनका क्षेत्र का एक अलग अलग रीजन के हिसाब से उन्होंने बांट दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई बंगाल में जूट उगाइए आप, और गन्ने को आप वेस्टर्न यूपी में उगाइए, और जो टी है उसको आसम में, और गेहूँ वीट को पंजाब में उगाइए, और कॉटन को महाराष्ट्र में, और राइस को मद्रास में उगाइए। ये उन्होंने ये सुझाव दिया। इससे खाद्यान्न की कमी हो गई। अब इससे क्या हुआ, मद्रास में चावल उगाया जाता था। उदाहरण के लिए उन्होंने जूट मुख्य रूप से बंगाल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना उगवाया,
असम में चाय उगाई, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल उगाया जाता था। शुरुआत में किसान खुश थे क्योंकि वे नकदी फसल से अधिक आय प्राप्त कर सकते थे। हालांकि एक ही प्रकार के इस फसलों ने भूमि को बंजर बना दिया। जब एक ही प्रकार की फसल बार बार ज़मीन पर उगाएंगे हम, सेम टाइप की जो क्रॉप्स एक बार नहीं 2 बार 10 बार उगाए जा रहे हैं, तो ज़मीन क्या होगी, लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। और साथ इससे जब ज़मीन बंजर हो जाएगी तो इससे क्या होगा, कुछ वर्षों में खाद्यान्न कम हो जाएगा। अब जो अनाज ज़्यादा होता था अब अनाज कम होगा क्योंकि अब ज़मीन बंजर हो गई है। साथ ही चूंकि खाद्यान्न कम क्षेत्र में उगाए गए थे, इससे खाद्यान्न की कमी हो गई। इसने सूखे जैसे हालात को पैदा कर दिया। किसानों पर ये कहर बन के टूटा। इसके अलावा एक नगद फसल मुख्य रूप से बाजार में बिक्री के लिए उगाई जाती है, जैसे गन्ना, कपास, चाय, मसाले। अब ये जो कैश क्रॉप होती है, कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी फसल जो कि सिर्फ एक बेचने की नियत से, यानी कि बाजार में बिक्री की नियत से, सेल इन द मार्केट में बेचने की नियत से उगाया जाता है, जिसमें कि गन्ना है, कपास है, चाय है और मसाले हैं। ये कैश क्रॉप में आते हैं। इनको बाजार में बेचने की नियत से इनको उगाया जाता है। पीजेंट रिवोल्ट्स यानी किसानों का विद्रोह। द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीतियों ने पूरे भारत में किसानों की स्थिति खराब कर दी। ज़्यादातर मामलों में उन्हें राजस्व में अपनी उपज का आधे से अधिक हिस्सा कंपनी या जमींदारों को देना पड़ता था। उनके लिए अपने ज़मीन को बनाए रखना असंभव हो गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें विरोध करना पड़ा। लगभग पूरे भारत में बड़ी संख्या में छोटे और बड़े किसान विद्रोह हुए। यहाँ कुछ प्रमुख विद्रोह हुए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाज वाइप आउट इन द फेमाइन ऑफ 1770। 1770 ईस्वी में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी का सफाया हो गया। लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन लोग मारे गए। यह कंपनी द्वारा कुप्रबंधन और शोषण के कारण हुआ था। इससे बंगाल में पहला बड़ा किसान विद्रोह हुआ, क्योंकि अब लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे। तो तकरीबन 10 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोग बंगाल में मारे गए थे, भूखे मारे गए थे। वो सिर्फ अंग्रेजों की गलत प्रणाली की वजह से हुआ था, गलत मैनेजमेंट की वजह से हुआ था। इट वॉज कोज्ड बाय मिसमैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द कंपनी। इसके अलावा बंगाल में पहला बड़ा किसान विद्रोह हुआ, और इसमें सन्यासी और फकीरों ने, इसमें जो भाग लिया था जो लोगों ने, वो सन्यासी और फ़कीर हुआ करते थे। फ़कीर का मतलब होता है मेंडिकेंट्स जो होते हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया था। सून द वेव ऑफ द रिवोल्ट स्प्रेड मैनी पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। इसके अलावा जब ये विद्रोह हुआ, क्योंकि 1 करोड़ लोग मारे गए, उसके बाद भारत के कई सारे पार्ट्स में विद्रोह शुरू हो गए। उसमें दूसरा नाम आता है चुनार रिवोल्ट जो बिहार और बंगाल की भूमि पर हुआ था, 1796 में हुआ था, और ये 20 सालों तक चलता रहा था। पीजेंट इन द सतारा, चित्तौड़, सूरत, ये भी 1822 में यहाँ पर भी विद्रोह हुए थे। और ये किस लिए हुए थे? ये हुए थे हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, जमीन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर राजस्व वसूला जा रहा था। दिस कंटिन्यू फॉर 3 years व्हेन इट वाज फाइनली पुट डाउन बाय ब्रिटिश यूजिंग फोर्स एंड डिप्लोमेसी। और ये 3 साल तक चला, और फिर ब्रिटिश ने इस पर बहुत ज़्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कूटनीति का इस्तेमाल किया और उसे दबा दिया। द पीजेंट रिवोल्टेड इन संडोवे अंडर द लीडरशिप ऑफ मान्यथा यू। और 1829 से 1830 के बीच में संडोवे नाम से भी रिवोल्ट हुआ। पीजेंट रिवोल्ट था, इसके लीडरशिप में मैंथा के नाम से एक हैं, वो इसमें लीडरशिप थे। ये थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है आगे। इट वॉज क्रशिंग यूजिंग ब्रूट फोर्स, और इसको है ना एक बहुत ही निर्दयी तरीके से इसको भी बल का प्रयोग करके इसे कुचल दिया गया था, यानी कि इस आंदोलन को, इस रिवोल्ट को, विद्रोह को भी दबा दिया था अंग्रेजों ने। आखिरी में द रिवोल्ट इन द गंजम इन 1835, 1835 में गंजम में भी एक बहुत बड़ा मैसिव रिवोल्ट हुआ था, जिसे ब्रिटिश ने क्रश कर दिया था। ब्रूट मिलिट्री फोर्स, अपनी सैन्य बल का उपयोग करके इसे कुचल दिया गया था। क्रूर सैन्य अभियान कहा जाएगा इसे। द पीजेंट ऑफ मालाबार, नॉर्थ केरला में
ऑर्गेनाइज 22 रिवोल्ट्स बिटवीन 1836 टू 1854। 1836 से 1854 के बीच में 22 तकरीबन 22 आंदोलन हुए थे केरल के नॉर्थ केरला में, जो मालाबार का पार्ट है, यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किए थे। इसके अलावा मधुकर शाह ऑर्गेनाइज लार्ज पीजेंट रिवोल्ट इन बुंदेलखंड 1842। 1842 में बुंदेलखंड में मधुकर शाह ने भी जो नेता थे वहाँ पे आम आदमी, वहाँ पर भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। The above peasant revolt were massive while across the other occurs in the length and breadth of the country। इसके साथ उपरोक्त किसान विद्रोह जो था बड़े पैमाने पे हुए थे, जबकि अन्य के जो स्कोर देश की लंबाई और चौड़ाई में हुए थे। यानी कि अगर दूसरे विद्रोह की बात करें तो देश के हर एक कोने में कहीं ना कोई विद्रोह हो ही रहा था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। किसानों के जो मैनेजमेंट थे वो बहुत गलत हो गए थे। किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी झटका देते हुए क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। ये जानने के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है नहीं कि विद्रोह में कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। वैसे बहुत इसकी संख्या हजारों में होगी, हजारों में हो सकती, कई हजारों में, बड़ी संख्या में इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत सारे हजारों किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया होगा अंग्रेजों के टाइम में। इंडिगो नील को कहा जाता है और नील विद्रोह इसको हिंदी में बोला जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूरोप नीड कॉटन, अ रॉ मटेरियल विच वॉज सप्लाइड फ्रॉम इंडिया, बॉम्बे रीजन। भारत में यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता थी, जिसकी आपूर्ति भारत, जिसका मुंबई क्षेत्र है, यहाँ से उसकी पूर्ति होती थी। यानी कि मुंबई से बहुत सारी कपास यूरोप भेजी जाती थी कपड़े बनाने के लिए। कपड़े पर पैटर्न इंडिगो नील का उपयोग करके बनाया जाता था। कपड़ों पे जो डिजाइन बनाई जाती थी वो नील से बनाई जाती थी और नील की खेती करनी पड़ती थी, और जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उगाया जाता था। यानी कि जो कपड़े बनते थे यूरोप में, इंडिया के बॉम्बे से जो कपास यूरोप भेजा जाता था, उससे जो कपड़े बनते थे उन पे जो डिजाइन और पैटर्न बनाया जाता था, उसके लिए नील की जरूरत पड़ती थी। कलर होता है नील एक डाई होती है, कलर होती है, इसकी जरूरत पड़ती थी और इसकी खेती होती थी दुनिया के कई सारे हिस्सों में। वैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ इंडिया में भी इसकी खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया, ताकि इससे भी उनको फायदा हो सके। आगे जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उगाए जाते थे। हालांकि नील की खेती मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि नील की खेती करने से ज़मीन बंजर होने का डर रहता है। तो ऐसे में लोग अपने खाने के लिए उगा नहीं पाते थे, क्योंकि ज़मीन बंजर हो जाती थी। इसलिए दुनिया की कई जगहों पर किसान विद्रोह में उठ खड़े हुए। अब कंपनी को अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता थी। जो कंपनी थी, प्रॉब्लम विद द क्रॉप और दैट इंडिगो इज दैट ओनली कैन ग्रो ऑन द फर्टाइल लैंड। अब समस्या ये थी कि जो इंडिगो है वो सिर्फ फर्टाइल ज़मीन पे ही उगाई जा सकती थी, और कहीं उगाने के लिए उसको बहुत दिक्कत आती थी। मोर एवर इंडिगो प्लांट हैव डीप रूट एंड एग्जॉस्ट द सोइल रेपिडली। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट लैंड बिकम अनफिट फॉर द राइस कल्टिवेशन। जब इंडिगो यानी नील की खेती करी जाती थी तो इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत नीचे तक जाती हैं, और नीचे तक जाने की वजह से जो भी इसके मिनरल्स होते थे ज़मीन के, वो सभी वो निचोड़ लेता था। वो प्लांट्स उससे सारे मिनरल्स ले लिया करता था, तो उसकी ज़मीन में वो मिनरल्स नहीं रह जाते थे कि वो बाकी जैसे चावल या फिर गेहूँ की खेती करने के लिए वो उस पर उग सके, उस पर गेहूं और चावल की खेती किया जा सके, जिससे कि उस पर गेहूं चावल की खेती करना मुश्किल हो गया था, लोगों के लिए खाना उगाना मुश्किल हो गया था। दिस रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द कल्टिवेबल लैंड। इसके वजह से जो ज़मीन जो उर्वर होती थी, ज़मीन जिस पर खेती होती थी, वो ज़मीन अब घटने लगी। द कंपनी आइड बंगाल विच अंडर द ऑक्यूपेशन नाउ। अब जब अंग्रेज़ों ने देखा, जब कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने देखा कि अब ये हम बंगाल की ज़मीन हमने जीत ली है, तो हम बंगाल में इसकी खेती करना शुरू कर देते हैं। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज ऑलरेडी एनकरेज पीजेंट टू ग्रो कैश क्रॉप। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने लोगों को फसल कटाई भूमि चावल की खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई, तो इसके परिणाम स्वरूप जब खेती अनफिट फॉर द कल्टीवेशन इन बंगाल में विशाल भूमि का उपयोग मुख्य रूप से खाद्यान्न, विशेष रूप से चावल उगाने के लिए किया जाता था। आमतौर पर एक किसान अपनी भूमि को कई भागों में विभाजित करेगा और सबसे उपजाऊ हिस्से पर खाद्यान्न उगाएगा। हालांकि कंपनी चाहती थी कि किसान सबसे उपजाऊ हिस्से पर नील उगाए। किसान
ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे। किसान नहीं चाहते थे कि वो अपने उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करें। फिर भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान बंगाल में नील की खेती का तेजी से विस्तार हुआ। भारतीय इंडिगो अच्छी क्वालिटी का होता था और विश्व के जो मार्केट थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फेमस था। इसलिए वह जो कमर्शियल एजेंट्स होते थे, वाणिज्यिक एजेंट जो होते थे, कंपनी ने नील की खेती में निवेश करना शुरू कर दिया। उच्च मुनाफे की संभावना से आकर्षित होकर कई स्कॉटमैन्स और ब्रिटिश भारत आए और प्लांटर्स बन गए। इस फायदे को देखकर बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड के जो कि यूरोप के बहुत से ऐसे लोग थे जिनको फ़ायदा दिखाई दिया कि हम इसकी खेती करके बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया और यहाँ पर वो पीजेंट बन गए, प्लांटर बन गए। पीजेंट की जगह ले ली उन्होंने, प्लांटर बन गए। द यूरोपियन प्लांटर्स। अब यूरोपियन प्लांटर्स क्या है? जो यूरोप के बागान मालिक हुआ करते थे उनको यूरोपियन प्लांटर बोला गया। यानी कि जो बागान मालिक होते थे यूरोप में, जो कि यह कह सकते हैं किसान, वहाँ के किसान, नील कारखानों की स्थापना की और नील की खेती के लिए अपने आसपास की भूमि चाहते थे। इसलिए उन्होंने पट्टे के आधार पर जमीन को लेने के लिए मजबूर किया और किसानों को वहाँ से बेदखल कर दिया। इससे कई झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई और फिर उन्हें भूमिहीन किसानों को बहुत कम मजदूरी पर बागानों पर काम पर रख लिया गया। इन सभी कारकों ने बागान मालिकों और किसानों को एक दूसरे के साथ संघर्ष में लगा दिया। भाई जब ऐसा हालात होगा तो लड़ाइयाँ होंगी और फिर ऐसी परेशानियाँ आने लगी। नील की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्लांटर्स ने रैयत यानी कि जो काश्तकार का होता था उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके तहत किसानों को कम ब्याज दर पे जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज दर पे अग्रिम दिया जाता था, लेकिन कम से कम 1/4 पर नील का उत्पादन करने का वादा किया गया था। लेकिन एक प्रॉमिस किया जाता था यहाँ पे कि भाई आपको है ना 1/4 हिस्से पर ना आपको है ना नील की खेती इंडिगो करनी पड़ेगी। यानी कि ये अगर ज़मीन है तो इसका 1 पार्ट पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी और बाकी में आप, ये 4 भाग हो गए तो 4 भाग में से 1 भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, इसकी प्रॉमिस करवाते थे वो एक। और फिर फसल के बाद इन अग्रिम की नवीनता किया गया, अग्रिम को नवीनीकृत किया गया। इस प्रकार फिर से एक नए चक्र की शुरुआत हुई। किसानों को शुरू में ऋण से लुभाया गया था क्योंकि वे गरीब थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि प्रणाली कितनी कठोर थी। उनके नील की कीमत बहुत कम थी और ऋण का चक्र कभी बंद नहीं हुआ। यानी कि ब्याज देते देते वो मर गए, लेकिन उनका ब्याज खत्म नहीं हुआ और जो वो बोते थे यानी कि नील की खेती करते थे उनके लिए उनको वो पैसा नहीं मिला जितना वो मुनाफा अंग्रेज कमाया करते थे। 1857 में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए जिससे लोकप्रिय रूप से स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 में बंगाल में जब नील की खेती करने वाले विद्रोह में उठे तो अंग्रेज इसे कुचलने में व्यस्त थे। इसमें हजारों किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया। Thousands of farmers refused to grow indigo anymore. इसमें हजारों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। उन्हें मजबूर किया गया तो उन्होंने हथियार उठा लिए। जब उनको फोर्स किया गया, they took up the arm, उन्होंने हथियार उठा लिए और बागान मालिकों के लाठीधारी पुरुषों पर हमला कर दिया। जो बागान मालिक हुआ करते थे यानी कि प्लांटर्स होते थे, उन पर हमला कर दिया। और विद्रोह के समर्थन में जो जमींदार थे वो भी अब विद्रोह के समर्थन में आ गए। यानी कि जमींदारों ने भी अब किसानों का साथ दिया कि हाँ भाई वाकई में ये इससे तो ज़मीन अब जो प्लांटर्स आ रहे हैं यूरोपियन उनके हाथ में चली जाएगी। तो इन्होंने किसानों का साथ दिया जमींदारों ने, और क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन बागान मालिकों को पट्टे पर देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसलिए जमींदार अंग्रेजों के जो प्लांटर्स हैं उनके खिलाफ किसानों के समर्थन में आ गए। द ब्रिटिश हैड टू टफ टाइम इन 1857 अपराइजिंग। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कठिन समय था। वे नहीं चाहते थे कि एक और लोकप्रिय विद्रोह हो, इसलिए उन्होंने किसानों को शांत करने की कोशिश करी। इंग्लैंड की रानी जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने खुद भारत में नील ना बोने की सलाह दी थी। इस समय के बारे में रासायनिक इंडिगो का आविष्कार किया गया। अब केमिकल इंडिगो है उसको लाया गया। केमिकल इंडिगो एक केमिकल से बनाया गया जिसमें कि कोई खेती नहीं करनी पड़ती थी। इससे उसके एक अल्टरनेटिव तो मिल गया।
लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी दयनीय रही। नील की मांग काफ़ी कम हो गई। जब भाई रासायनिक इंडिगो का आविष्कार हो गया तो अब किसानों को उसकी खेती नहीं करनी पड़ती थी। अब इसकी जो मांग थी वो काफ़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी इसकी आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया। अब अंग्रेज नील की खेती के लिए बिहार के क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। किसानों को राहत अब तब मिली जब 1918 में महात्मा गांधी ने अब किसानों को कब राहत मिली? पीजेंट गॉट रेस्पाइट वैन इन 1980 में महात्मा गांधी ने चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पर इंडिगो पीजेंट के सपोर्ट में आंदोलन शुरू किया, जिसे कि कहा जाता है चंपारण आंदोलन। विद्रोह ने नील किसानों की दुर्दशा को सामने लाया। कई कवि और लेखक उनके समर्थन में आए। दीनबंधु मित्र नामक लिखित पुस्तक नील दर्पण बंगाल में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा की एक संक्षिप्त कहानी है। कई गीत और कविताएं भी रची गई हैं। उन्हें गाना भी विद्रोह में भाग लेने का एक तरीका था। नील विद्रोह ने सिखाया कि जिसको दबाया जाता है वो अंत तक उसको गुलाम नहीं रखा जा सकता, हर एक को दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि अंग्रेजों ने इंडिगो रिवोल्ट, जो इंडिगो फार्मर्स थे, उनको सप्रेस्ड किया गया, उनको दबाया गया, उनका शोषण किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एग्रीगेरियन, दीवानी क्या होती थी? लैंड रेवेन्यू होता था। इजारदारी सिस्टम हमने पढ़ा था, ये ओल्ड सिस्टम हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्शन का। परमानेंट सेटलमेंट जो होता था वो फिक्स्ड होता था रेवेन्यू सिस्टम का। जमींदार का मतलब लैंडलॉर्ड होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है। महलवाड़ी हमने पढ़ा था, एक एक किसान को 4-5 गांवों के ग्रुप्स को महल कहा जाता था, ग्रुप ऑफ विलेज। ये रहा, ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहा जाता था महल। महल का मतलब 1 और मोर विलेजेस होते थे। रैयतवाड़ी यानी कि एक एक किसान को रैयत कहा जाता था, रैयत और पीजेंट। एंड कैश क्रॉप का मतलब हमें जो कि सेल टू द मार्केट, जो क्रॉप्स सेल टू द मार्केट्स होती थी, जो कि सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए उगाई जाती थी, उसे कैश क्रॉप कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज अ विलेज लिटिल अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ रूलर बिफोर द कंपनी अराइव इन इंडिया? भारत में कंपनी के आने से पहले क्या कुछ परिवर्तन हुआ था भारतीय किसानों के लिए गांव में? हाउ वाज ए विलेज लिटिल अफेक्टेड, जो भारतीय गांव थे वो किसानों के आगमन से पहले उनमें क्या बदलाव हुआ था? What were the two main purpose of the company behind acquiring the दीवानी राइट इन बंगाल? बंगाल में दीवानी राइट यानी कि राजस्व वसूलने की जो उसके पीछे उसकी मंशा थी कंपनी की, आखिर उसके पीछे 2 वजह क्या थे? पहला तो हमने पढ़ा था एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि उसको रेवेन्यू चाहिए था ताकि उसको अपने खर्चे निकाल सके, अपनी जो उसकी सेना थी उसके खर्चे निकाल सके। रिड्यूस आउटफ्लो ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसको यूरोप से, अपनी कंट्री से गोल्ड लाना पड़ता था यहाँ के सामान को खरीदने के लिए, वो रोक सके, रिड्यूस कर सके, इसलिए इसने यहाँ पर दीवानी को एक्वायर करने की कोशिश करी थी। आगे, व्हाट चेंजेस डिड द कंपनी हैविंग द दीवानी राइट्स कॉज? व्हाट चेंजेस डिड द कंपनी हैविंग दीवानी राइट कॉज? दीवानी अधिकार रखने वाली कंपनी ने क्या बदलाव किए थे? तो कुछ बदलाव किए थे, जैसे कि रिड्यूस आउटफ्लो ऑफ सिल्वर गोल्ड के आउटफ्लो को रोका था। मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड किया था। ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, स्ट्रेंथन मिलिट्री पावर, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिसेस एंड फोर्ट, और परचेजिंग गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को एक्सप्लेन करना था, जैसे कि इजारदारी सिस्टम क्या है, इजारदारी सिस्टम के बारे में 4 लाइन से, और परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट को जो लाया गया था उस टाइम, जो मेन पर्सन था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। महलवाड़ी सिस्टम जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम होल्ट मैकेंजे है। 1822 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है इसे 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और थॉमस मुनरो ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज ए कैश क्रॉप एंड व्हाई डिड द कंपनी नीड इट? कंपनी को इसकी क्यों ज़रूरत थी, और कैश क्रॉप क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कैश क्रॉप जो कि बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, उसे कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे कि कॉटन एक कैश क्रॉप है, और उसे महाराष्ट्र और पंजाब में उगाया जाता था। जूट भी कैश क्रॉप है, जैसे कि बंगाल में, फिर असम में चाय को उगाया जाता था। ऐसी शुगर कैन को यूपी में, और वीट को पंजाब में, और राइस को
मद्रास में। इसके साथ ही ये इंडिगो हमने पढ़ा था, इंडिगो, ओपियम और ऑयल सीड, तिलहन, ये सभी के सभी कैश क्रॉप है। व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ द पीजेंट रिवोल्ट इन इंडिया? भारत में जो किसान आंदोलन हुए थे उसके क्या मुख्य कारण थे? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था भाई, जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। लैंड रेवेन्यू ज़्यादा की वजह से हुआ था, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशंस भी हुए थे और एग्रीगेरियन रिस्ट्रिक्शंस हुए थे। मनी ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट और मनी लैंडर्स कमिटेड एट्रोसाइड्स अगेंस्ट पीजेंट्स। पीजेंट्स के खिलाफ मनी लैंडर्स जो थे वो बहुत ही दुर्व्यवहार किया करते थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वजह थी। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि डेक्कन में हुआ था, राइट, और तेलंगाना का मूवमेंट हुआ था, मोपला रिबेलियन हुआ था, तेलंगाना रिबेलियन हुआ था, नारकेल बेरिया नाम से ये भी रिवोल्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये सभी पीजेंट से ही जुड़े हुए हैं, रिवोल्ट से ही जुड़े हुए हैं। नंबर 7, नेम एनी 3 मेजर पीजेंट्स रिवोल्ट्स। अब जो 3 मेजर पीजेंट्स रिवोल्ट्स हैं उसमें डेक्कन रिवोल्ट से मेन है, चंपारण है जो हमने पढ़ा था अभी। महात्मा गांधी जी वहाँ पे बिहार के चंपारण में गए थे और इंडिगो फार्मर्स के सपोर्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया था। और खेड़ा आंदोलन, जो कि खेड़ा आंदोलन, ये भी मूवमेंट महात्मा गांधी ने इसमें सपोर्ट किया था। और वदर टैक्स ड्यूरिंग द फेमाइन, और ये फेमाइन के दौरान टैक्स को कम करने के उद्देश्य से इसको किया गया था। व्हाट वर द प्रॉब्लम विद इंडिगो कल्टीवेशन जो इंडिगो को किया जाता है उससे प्रॉब्लम क्या थी? तो हमने देखा था ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, लैंड इनफर्टिलिटी बेकार हो जाती है। और इसके अलावा हैवी टैक्सेशन, इंडिगो को करने की क्या वजह थी? हैवी टैक्सेशन थी, तो इसको करने की एक मजबूरी थी। लो प्राइस, इसका प्राइस बहुत लो हुआ करता था इसका, और अंग्रेज इसका ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे। फोर्स कल्टीवेशन, ये एक फोर्स कल्टीवेशन था क्योंकि इसे इंडियंस फार्मर इसे करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती करवाया जाता था। तो ये सब कुछ रीजंस हैं इसके आंसर में। वाई डिड द इंडिगो कल्टिवेटर राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स? इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ जो कल्टिवेटर्स हुआ करते थे इन्होंने क्यों रिवोल्ट किया? तो पुअर कंपेंसेशन और फोर्स कल्टिवेशन, ये कुछ हेडिंग्स हैं यहाँ पे लिखी हुई, ये इसके मेन रीज़न थे। हार्श ट्रीटमेंट, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, गवर्नमेंट फेवरेटिज्म, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। हाउ वाज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या था, वो इस क्वेश्चन के आंसर में है। नेक्स्ट, हाउ डिड द कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसी अफेक्ट द पीजेंट एंड रूरल इकोनॉमी? जो कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसी थी उसने पीजेंट और रूरल इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया था, क्या क्या बदलाव किए थे? और नंबर 12, हाउ डिड द इंडिगो कल्टीवेशन सफर एट द हैंड ऑफ इंडिगो प्लांटर्स? इंडिगो प्लांटर्स के हाथों इंडिगो कल्टीवेटर कैसे उनका शोषण हुआ था, यानी कि उनको किस तरीके से उनको इंडिगो प्लांटर्स ने उनका शोषण किया था। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश हुआ।